CH286 हीर पार्टी में। वरदान ने मुस्कुराकर हर्षवर्धन की तरफ देखा और हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, लगता है मेरा मोए मोए हो गया। सबको पता था कि वह हीर है, बस मुझे ही नहीं पता था। वही सब डांस कर रहे थे, तभी रूही ने कहा, चलो केक कट कर लेते हैं, वरना चाचू गुस्सा करेंगे। शिवाय डांस करता हुआ बोला, चाचू कुछ नहीं कहेंगे जब तक हीना बाजवा नहीं आती। शिवाय की बात सुनकर सब हंसने लगे। शिवाय ने दोनों हाथों से आर्या का हाथ पकड़ा और उसे गोल गोल घुमाने लगा। अब धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आने लगी, क्योंकि वह अपने मिस्टर ऑलराउंडर के साथ डांस जो कर रही थी। आर्या को पता ही नहीं था शिवाय का भी बर्थडे है, उसे तो बस इतना ही पता था कि उसके दिव्यांश जीजू का बर्थडे है। हर्षवर्धन तो न जाने कितने ही मैसेज कर चुका था, लेकिन हीर ने एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। हर्षवर्धन को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा। हर्षवर्धन खुद में ही बड़बड़ाने लगा, हीर को पहले ही कहा था कि टाइम से आ जाना, लेकिन नहीं पूरी हीरोइन बनकर आएगी। वेट करा कर, ये नहीं पता कि जब तक वह नहीं आएगी तब तक मेरे बच्चे केक नहीं काटेंगे। आ जाओ हीर, कहाँ हो तुम। थोड़ी देर बाद पार्टी में हीर की एंट्री हुई। हीर ने एक ब्लैक कलर का वन पीस पहना हुआ था, लेकिन वह वन पीस फ्लोर तक टच कर रहा था, कहीं से भी चिप नहीं लग रहा था। और हीर की यही अदा हर्षवर्धन को बहुत अच्छी लगती थी। हीर अपने पर्सनैलिटी को मेंटेन भी रखती थी और कुछ चिप भी नहीं पहनती थी। वैसे वह छोटे कपड़े भी पहनती तो रघुवंशी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हीर के संस्कारों में छोटा कपड़े पहनने नहीं थे। जैसे ही हीर आई, वैसे ही हर्षवर्धन की नजरें हीर पर ही टिक गई। हर्षवर्धन ने खुद को देखा तो उसने भी ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था। अब तो हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कुराहट दुगनी हो गई। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने किसी को इशारा किया और डीजे बंद हो गया। वही जैसे ही डीजे बंद हुआ, रघुवंशी ब्रदर्स ने घूरकर डीजे वाले को देखा। डीजे वाले ने हर्षवर्धन की तरफ इशारा कर दिया। रघुवंशी ब्रदर ने हर्षवर्धन की तरफ देखा तो हर्षवर्धन ने उन्हें आंखें दिखा दी। तभी शिवाय की नजर हीर पर गई। शिवाय ने कहा, भाई अब डीजे नहीं चलेगा, अब तो चाचू की सिंड्रेला आ गई है। हर्षवर्धन ने फिर डीजे वाले को कुछ इशारा किया और डीजे वाले ने एक सॉफ्ट सॉन्ग लगा दिया जिस पर कपल डांस कर सकते थे। थोड़ी ही देर में डीजे पर गाना चलने लगा कि रंग चढ़ेया इश्कदा। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, हमारे चाचू भी पक्के वाले आशिक है, अपना जुगाड़ खुद ही कर लिया। अब सब कपल डांस करने लगे। शौर्य ने भी आज सांझ को डांस के लिए पूछ ही लिया और सांझ ने बिना सेकंड गवाए अपना हाथ शौर्य के हाथ पर रख दिया और दोनों ही डांस करने लगे। ऐसे ही रूही राजवीर, शिवाय आर्या, दृष्टि दिव्यांश, वरदान अंशिका और हीर हर्षवर्धन सब डांस करने लगे। इस वक्त हर्षवर्धन बहुत खुश था, उसकी पूरी फैमिली उसके साथ थी। हर्षवर्धन और हीर डांस कर रहे थे, दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे, दोनों ही बिना बोले एक दूसरे की बातों को समझ जाते थे। हीर भी हर्षवर्धन ने बात करते हुए कहा, देर से क्यों आई। हीर बोली, मिस्टर रघुवंशी टाइम से आई हूँ, आपने 8 o'clock बजे कहा था और देखो 8 o'clock बजने में अभी 1 मिनट बाकी है। हर्षवर्धन ने कहा, 1 घंटा पहले भी तो आ सकती थी। हीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, 1 घंटा बाद में भी तो आ सकती थी। हर्षवर्धन ने हीर को गोल गोल घुमाते हुए कहा, रघुवंशी मेंशन से दूर क्या गई, तुम तो बातें बनाने लगी। हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर बोली, मैं अपने साहब के साथ ही बातें बनाती हूँ, मुझे किसी और के साथ बातें बनाना आता ही नहीं, लेकिन अगर मेरे साहब को बात बनाना अच्छा नहीं लगता तो नहीं बनाऊंगी। हर्षवर्धन ने हीर को थोड़ा सा नजदीक किया और उसके माथे को चुमकर बोला, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ बात करती रहो। तुम्हारे पास आता हूँ तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, जब भी तुम्हारे पास बैठता हूँ तो लगता है जैसे उस वक्त मेरे पास टेंशन नहीं बैठी। तुम्हारे हाथ की चाय पीता हूँ तो सिर का दर्द गायब हो जाता है। तुम जब प्यार से मेरे सिर को दबाती हो तो ऐसा लगता है जन्नत में बैठा हूँ। हर्षवर्धन की बात सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और हीर ने भी अपना चेहरा हर्षवर्धन के सीने पर रख लिया और दोनों ही धीरे धीरे डांस करने लगे। वहीं दूसरी तरफ दिव्यांश भी दृष्टि के साथ डांस करके खुश था। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि दोनों ही अब अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी झगड़े के। दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे, दोनों के बीच में सारी बातें क्लियर हो गई थी, वो तो अपना डांस एंजॉय कर रहे थे। तभी दृष्टि ने कहा,
मिस्टर रघुवंशी भूलना मत, कल मुझे लेने आ जाना। दिव्यांश ने दृष्टि को घुमाते हुए कहा, अंडरस्को, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, आना तो दूर की बात। दृष्टि ने हल्का सा दिव्यांश के कंधे पर मारते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी ये तो जबरदस्ती हो गई, मैं ऐसे नहीं आऊंगी, आपको मुझे इज्जत के साथ लेकर आना होगा और अगर आप लेकर नहीं आए तो मैं आपसे फिर से नाराज हो जाऊंगी। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को, अच्छा खासा आई तो हुई हो, अब वापस जाओगी फिर मैं तुम्हें लेने जाऊंगा, ये सब ड्रामा करना जरूरी है। दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, लड़कों की आदत होती है, अपना काम निकलते ही सारी बातें भूल जाते हैं। दिव्यांश ने आंखें छोटी की और पूछा, अंडरस्को, मैंने अपना कौन सा काम निकलवा लिया? दृष्टि बोली, अंडरस्को, अच्छा भूल गए, आपने अपना बर्थडे गिफ्ट फार्म हाउस में ही ले लिया था। दिव्यांश को अब समझ में आया कि दृष्टि क्या कहने की कोशिश कर रही है। दिव्यांश बोला, अंडरस्को, ये जो मेरा काम है ना, अब तो ये सारी जिंदगी निकलवाना है, तो मुझे इस बात का ताना मत मारो। दृष्टि बोली, अंडरस्को, मारूंगी, आपने फार्म हाउस में कहा था कि आप मेरी छोटी मोटी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे, लेकिन आपने तो अभी अभी कह दिया आप मुझे लेने नहीं आएंगे, ऐसे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। इतना कहकर दृष्टि ने मुंह बना लिया। वही दिव्यांश ने दृष्टि के चेहरे को एक हाथ से पकड़ा और उसे हल्का सा पलटते हुए कहा, अंडरस्को, अच्छा आ जाऊंगा लेने, अब ऐसा सड़ा सा मुंह मत बनाओ, अच्छी नहीं लगती। CH 287 मीठी बहस। शौर्य सांझ डांस कर रहे थे, लेकिन दोनों ही बोल नहीं रहे थे, बोलते भी तो दोनों एक दूसरे से फिर से लड़ने लगते। दोनों को देखकर लग भी नहीं रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले वह दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े थे। अमेरिका में दोनों लड़े तो ऐसे थे जैसे कभी एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे, लेकिन आज दोनों ही एक दूसरे के साथ डांस करके खुश थे। कोई बाहर वाला देखता तो यही कहता कि शौर्य और सांझ दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। विराज वीरा भी डांस कर रहे थे। वीरा के दिल में इस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन विराज मन ही मन खुद से कह रहा था, अंडरस्को, यार मैं इसके सामने इतना नर्वस क्यों होता हूँ? इसे बता क्यों नहीं देता कि मुझे इससे शादी करनी है? सच कहते हैं मेरे भाई, मुझसे पहले तो देव ही रघुवंशी मेंशन में बीवी लेकर आ जाएगा और मैं बस वीरा की पिक एंड ड्रॉप की सर्विस ही करता रह जाऊंगा। विराज अपने दिल की बात बोल दे, वरना ऐसा ना हो तेरे सामने ही वीरा को कोई और ले जाए और तू उसकी डोली को धक्का देता हुआ गाना गाए, मुबारक हो तुमको ये शादी, तुम्हारी सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। ये सोचकर विराज में अचानक ही चिल्लाया। वही विराज के अचानक चिल्लाने से वीरा बोली, अंडरस्को, क्या हुआ विराज, कोई प्रॉब्लम है? विराज ने हंसकर कहा, अंडरस्को, वीरा एक बात बताओ, तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा ने छोटी आंखों की और विराज को हैरानी से देखा। वीरा ने कहा, अंडरस्को, तबीयत ठीक है तुम्हारी? तुमने जो वाइन पी थी वह तुम्हारे सिर में चढ़ तो नहीं गई? फिर विराज बोला, अंडरस्को, वीरा मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है? वीरा बोली, अंडरस्को, मैं कॉलेज पढ़ने जाती हूँ, किसी को पसंद करने नहीं। अब जाकर विराज के दिल में ठंडक पड़ी। विराज ने कहा, अंडरस्को, तुम कॉलेज में किसी को पसंद मत करना, तुम्हारे लिए लड़का मैं देखूंगा। विराज ये बात बोलकर फ्री हो गया, फिर डांस करने लगा। वही वीरा के दिल में विराज को लेकर दबी हुई फीलिंग बाहर आने लगी। वीरा ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, काश तुम मेरे नसीब में होते, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखती भी नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं कोशिश भी करूँ तो भी मैं उछलकर चांद को नहीं छू सकती। वही वरदान और वंशिका भी डांस कर रहे थे। वंशिका इस बार भी गुस्सा थी, क्योंकि वरदान देखते ही देखते 2 पैक पी चुका था। वंशिका ने कहा, अंडरस्को, कुछ तो शर्म कीजिए, बेटी का ससुराल है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वरदान ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, वंशिका, मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता नहीं हूँ। जब मैंने हीर को अपनी बेटी माना था तब से ही रघुवंशी मेंशन में कुछ नहीं खाया। वंशिका को वरदान की बातों पर गुस्सा आ गया। वंशिका ने कहा, अंडरस्को, शर्म कीजिए, रजावत साहब क्यों झूठ बोल रहे हैं? वाइन के 2 गिलास गटक चुके हैं, आप खाते नहीं हैं, लेकिन जी भर कर पी लेंगे, थोड़ी तो शर्म कीजिए। क्या सोचेंगे रघुवंशी परिवार? द फेमस बिजनेस टाइकून वरदान सिंह राजावत कितने ड्रिंक करता है? वंशिका की शिकायत पर वरदान को हंसी आ गई। वरदान ने धीरे से वंशिका को अपने करीब किया और उसके कान में झुककर कहा, अंडरस्को, ये जो मैंने वाइन पी है ना, ये मैं अपने साथ लेकर आया था। वरदान फिर थोड़ा दूर हुआ और वंशिका के चेहरे को देखकर बोला, अंडरस्को, मैंने कहा ना कि मैं रघुवंशी मेंशन में कुछ खाता पीता नहीं हूँ,
आखिर हमने एक नहीं दो बेटी की शादी इस परिवार में की है और अब तीसरी भी इस परिवार में आने के लिए तैयार है। वरदान की बात सुनकर वंशिका ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और हल्के गुस्से में इरिटेट होती हुई बोली, रजावत साहब, आप अपने लिए वाइन घर से लेकर चले थे, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? वरदान ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं वंशिका, अब तुम मेरे साथ हो, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस तुम और मेरी थोड़ी सी वाइन, मैं दोनों के साथ खुश हूँ। वंशिका गुस्से में बोली, रजावत साहब, ये वाइन नहीं मेरी सौतन है, सच कहती हूँ इस सौतन को आपने मुझसे ज्यादा अपने दिल में जगह दी है। वरदान ने हंसकर कहा, दिल में नहीं पेट में। वंशिका दांत पीसते हुए बोली, कभी कभी मन करता है आपको उठा उठा कर मारूं, पर क्या करूं? हमारा रिश्ता ही ऐसा है कि मैं आपको मार नहीं सकती। वरदान ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, घर चलकर जितना मारना है मार लेना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, अपने दिल की सारी हसरतें पूरी कर लो, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मैं भी अपने दिल की सारी हसरतें पूरी करता हूँ। फाइनली वंशिका ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप नहीं सुधरेंगे रजावत साहब, बिल्कुल नहीं सुधरेंगे, लगता है मुझे ही अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। वही आर्या और शिवाय भी डांस कर रहे थे। शिवाय को देखकर आर्या खुश भी थी और कहीं ना कहीं उसे शिवाय से दूर होने की तकलीफ भी हो रही थी। शिवाय ने आर्या की नजरों को समझते हुए कहा, बहुत परेशान नजर आ रही हो, कुछ बात करनी है? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी और फिर से डांस करने लगी। शिवाय ने आर्या को गोल गोल घुमाते हुए अपने करीब किया और फिर बोला, कुछ दिल में है तो बता दो, क्या पता मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मेथड्स में प्रॉब्लम है। आर्या ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, लेकिन शिवाय समझ रहा था कि आर्या के दिल में कुछ है जो वह बात नहीं रही। शिवाय ने फिर पूछा, छुई मुई क्या हुआ है, बता दो मुझे, हम दोनों फ्रेंड है ना? आर्या ने हल्की सी हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय आर्या के साथ हल्का हल्का डांस करते हुए बोला, तो बताओ क्या प्रॉब्लम है? किसी ने कुछ कहा, कॉलेज में कोई परेशान कर रहा है, स्टडी में प्रॉब्लम है, यहाँ मन नहीं लग रहा, गार्डन में चलना है, इन कपड़ों में कंफर्ट तो होना। आर्या ने ना में एक गर्दन हिला दी। शिवाय ने हल्का हल्का सा डांस करते हुए कहा, तो क्या प्रॉब्लम है? शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जब से आई हो तब से नोटिस कर रहा हूँ, उदास क्यों हो? आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। वह अब अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसने शिवाय के सामने अपने इमोशंस कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिवाय के इतने प्यार से पूछने पर आर्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। शिवाय ने आर्या की आंखों को देख लिया। CH-288, आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? शिवाय डांस करता हुआ रुक गया। उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, छुई मुई क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ, तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? आर्या ने जल्दी से अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, नहीं तो ऐसा तो कुछ नहीं है। शिवाय ने अब ज्यादा नहीं पूछा। उसे लग रहा था कि शायद वह आर्या को कुछ ज्यादा ही फोर्स कर रहा है। आर्या का दिल जब भर जाएगा तो खुद ही अपने दिल की बात बोल देगी। इसीलिए शिवाय फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। दोनों के बीच फिर से खामोशी ने अपनी जगह बना ली। करीब 10 मिनट बाद आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर ऑलराउंडर, आप मेरे साथ बाहर चलेंगे? शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, अभी थोड़ी देर पहले तो कहा था मैंने कि तुम्हें यहाँ घबराहट हो रही है, तो हम बाहर चलते हैं। आर्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मेरी बात समझे नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ और था। शिवाय ने आर्या की तरफ हल्का सा झुकते हुए कहा, क्या मतलब था, मुझे बताओ। आर्या ने पहले ही इतनी हिम्मत करके शिवाय को अपने दिल की बात आधी अधूरी बोली थी और अब शिवाय के इतना नजदीक आने से आर्या फिर से भूल गई कि उसे शिवाय से एग्जैक्टली कहना क्या है। शिवाय ने मुस्कुराकर अपना चेहरा आर्या से दूर किया और फिर से डांस करने लगा। आर्या ने फिर से अपने टूटे फूटे शब्दों को इकट्ठा किया और बोली, मेरे कहने का मतलब है हम कल बाहर चलेंगे। शिवाय ने मन ही मन कहा, अच्छा ये मुझे डेट के लिए पूछ रही है, लेकिन इससे डायरेक्ट बोला नहीं जा रहा। शिवाय ने अनजान बनते हुए कहा, बाहर कहाँ, मैं समझा नहीं। शिवाय की ऐसा कहने से आर्या और ज्यादा इरिटेट हो गई। वह तो पहले ही अपने शब्दों को जोड़ रही थी, ऊपर से शिवाय ने 1 सेकंड में ही उसका प्रपोजल इग्नोर कर दिया। आर्या मन ही मन बोली, गोली चलानी ही आती है या कुछ और भी आता है?
आपसे डेट के लिए पूछ रही हूँ, लेकिन नहीं, इसे समझना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने इनका नाम गलत ही रख दिया ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर में तो आशिक भी इंक्लूड होती है और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से किसी के भी आशिक बन सकते हैं। शिवाय ने आर्या को सोच में डूबा देखा तो बोला, अंडरस्को, हाँ तो तुम क्या कह रही थी? बाहर चले, कहाँ जाना चाहती हो बताओ? आर्या मुंह लटकाकर बोली, अंडरस्को, कुछ नहीं, बस मेरे कॉलेज चलना, मैं आपको अपने फेवरेट प्रोफेसर से मिलवाऊंगी। शिवाय ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवाय ने मन ही मन कहा, अंडरस्को, बड़ा चालाक बनता है ना, बहुत स्मार्ट बनता है तू। अब मिल उसके प्रोफेसर से, क्या करेगा इसके प्रोफेसर से मिलकर? थोड़ा सा स्मार्ट बनता तो तेरे साथ कल डेट पर जाती, लेकिन तू तो खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझता है। यही सब सोचते हुए शिवाय ने मन ही मन खुद को ही बहुत कोसा और वह फिर से आर्या के साथ डांस करने लगा। वही आर्या ने एक बार फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर ऑलराउंडर, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। शिवाय ने इस बार सीरियस होते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आर्या ने फिर से हिम्मत करते हुए कहा, अंडरस्को, वह मैं कह रही थी कि आप और मैं, मेरा मतलब है सिर्फ मैं और आप, हम दोनों एक साथ, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। शिवाय इस वक्त खुश हो रहा था और उसने आर्या की आंखों में देखकर कहा, अंडरस्को, हाँ मैं सुन रहा हूँ, अपनी बात पूरी करो। आर्या फिर से बोली, अंडरस्को, वह मैं कह रही थी। और तभी हर्षवर्धन ने अपने भतीजे को देखकर कहा, अंडरस्को, आज ही नटराज बनने का इरादा है, आ जाओ, आकर केक कट कर लो। शिवाय को इस वक्त अपने चाचू दुश्मन दिखाई दे रहे थे, आखिर वह उसकी लव स्टोरी में विलन जो बन गए थे। आर्या अभी अपने दिल की बात बोल देती और शिवाय और आर्या के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन एंड वक्त पर हर्षवर्धन ने उन्हें आवाज लगा ली। शिवाय अपने चाचू के पास गया और दिव्यांश भी अपने चाचू के पास ही था। शिवाय ने दिव्यांश को देखा जो मुस्कुरा रहा था और वही शिवाय गुस्से में अपने चाचा को देख रहा था। हर्षवर्धन ने शिवाय के कंधे पर मारकर कहा, अंडरस्को, तेरे मुंह पर दो क्यों बचे हुए हैं? शिवाय ने कहा, अंडरस्को, क्योंकि इतना बड़ा होने के बाद मुझे केक कट करने में शर्म आ रही है। इतने से इतना बड़ा हो गया लेकिन आज भी मैं केक कट करता हूँ। आपने कहीं देखा है इतने बड़े बच्चे का, लड़के का भी नहीं, आदमी का बर्थडे बनता हुआ? हर्षवर्धन को शिवाय के ऊपर गुस्सा आ गया, क्योंकि सुबह से तो शिवाय बिल्कुल ठीक था और अब जब केक काटने की टर्न आए तो वह गोली देने लगा। हर्षवर्धन ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम क्या गोबर खाकर पैदा हुआ थे या मेरी छाती पर मूंग दिलने के लिए पैदा हुआ थे? खुद तो चले गए और तुझे छोड़ गए मेरे पास नखरे झेलने के लिए, तेरे नखरे में झेलूं। वही दिव्यांश को तो अपने चाचा और भाई की कन्वर्सेशन पर हंसी आ रही थी। उसने फिर दोनों हाथ से शिवाय के कंधों को पकड़ा और केक के पास ले जाता हुआ बोला, अंडरस्को, चल यार चल, आज आखिरी बार मना लेते हैं, उसके बाद केक कट नहीं करेंगे, पार्टी करेंगे, बाहर जाएंगे। शिवाय बोला, अंडरस्को, यार दिव्यांश, अच्छा लगता है क्या? हम इतने बड़े बड़े हो गए और हम केक कट करेंगे और फिर छोटी छोटी प्लेट में उस केक रखकर सबको डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा। अरे चाचू, हम बड़े हो गए हैं, अच्छा नहीं लगता। हर्षवर्धन गुस्से में कुछ बोलता उससे पहले ही हीर ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, अच्छा एक काम करो, देव के साथ मिलकर केक कट कर लो, ठीक है? हीर का आइडिया शिवाय को ठीक लगा और उसने देव को अपनी गोद में ले लिया और फिर दोनों भाइयों ने देव के साथ मिलकर केक को कट किया और सब ताली बजाने लगे। सबको ताली बजाते हुए देखा तो शिवाय और ज्यादा इरिटेट हो गया। वही आर्या भी शिवाय और दिव्यांश को केक करते हुए देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग इतना खराब था, उसने अभी नोटिस नहीं किया कि शिवाय कोई बॉडीगार्ड नहीं बल्कि शिवाय रघुवंशी है, दिव्यांश का छोटा भाई। लेकिन तभी उसका दिमाग खनकाहा और वह खुद से बोली, अंडरस्को, आज मिस्टर ऑलराउंडर का बर्थडे है और मैं तो उनके लिए कोई गिफ्ट भी लेकर नहीं आई। ओह गॉड, मैं भूल कैसे गई, और चाचू कितने अच्छे हैं, अपने सगे भतीजे के साथ मिस्टर ऑलराउंडर का भी केक कट करवा रहे हैं। सच में सही कहते हैं पापा, रघुवंशी फैमिली जैसी कोई फैमिली नहीं है। CH 289 सांझ का डर। आर्या डिसाइड कर चुकी थी कि आज वह शिवाय को उसका बर्थडे गिफ्ट जरूर देगी, लेकिन क्या देगी, यही सब सोच सोचकर आर्या का दिमाग खराब हो रहा था। थोड़ी देर बाद सबने केक खा लिया। शिवाय को तो ये सब बहुत अजीब लगता था। उसने अपने चाचू से कहा था कि वह कोई केक नहीं कट करेगा, लेकिन हर्षवर्धन के लिए तो शिवाय और दिव्यांश अभी उसके छोटे छोटे भतीजे थे। दिव्यांश अपने चाचू का आज्ञाकारी बेटा था,
इसीलिए दिव्यांश तो बिना किसी की परवाह किए हुए वह सारे काम करता था जो उसके चाचू उसे कहते थे, लेकिन शिवाय उसके लिए नो रूल्स। सब केक खा रहे थे और बातें कर रहे थे। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। पार्टी में ज्यादातर लोग जा चुके थे, बस रघुवंशी फैमिली और रजावत फैमिली बचे थे। और तभी वहां खड़े एक वेटर ने अपनी ट्रे के नीचे से एक गन निकाली और उसे शिवाय पर पॉइंट कर दिया, लेकिन वह वेटर गन चलाता उससे पहले ही राजवीर ने उस वेटर के हाथ पर अपना हाथ मार दिया और उस वेटर के हाथ से गन जमीन पर गिर पड़ी। राजवीर ने वक्त नहीं गंवाया और उस वेटर को मारना शुरू कर दिया। वहीं ये सब देखकर सब अलर्ट हो गए। शिवाय ने सिक्योरिटी खुद चेक की थी और उसके हिसाब से बाहर का कोई भी आदमी अंदर नहीं आ सकता था, लेकिन फिर ये वेटर कहाँ से आ गया। वहीं राजवीर अंधाधुंध उस वेटर को मार रहा था। राजवीर ने उसे मारते मारते कहा, अंडस्को, आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। हम चुप है, इसका मतलब ये नहीं कि कमजोर हो गए। वही वह वेटर मार खाता हुआ सांझ के ऊपर जा गिरा और सांझ उसे देखकर एकदम से डर गई। सांझ ने उसे धक्का दे दिया और वह डर से कांपने लगी। उस वेटर को कुछ बॉडीगार्ड ने पकड़ लिया और तभी शिवाय ने उस वेटर पर गन पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को, तेरे साथ और कौन कौन है। लेकिन वह वेटर कुछ नहीं बोला। शिवाय ने फिर कहा, अंडस्को, अगर जान प्यारी है तो बता दे कि तेरे साथ कौन कौन है, वरना 6 की 6 गोलियां तुम्हारे भेजे के आर पार होगी। वह वेटर राजवीर से ऑलरेडी बहुत पीट चुका था। उसने धीरे से कहा, अंडस्को, बस मैं हूँ, मैं अपना काम अकेले ही करता हूँ। वीर में बकरी चलती है और मैं शेर हूँ। उस आदमी के चेहरे से ही लग रहा था कि उसमें कितनी अकड़ है। किसी का भी ध्यान सांझ पर नहीं था और सांझ डर से थर थर काँप रही थी। तभी दिव्यांश का ध्यान सांझ पर गया। दिव्यांश जल्दी से सांझ के पास आया और उससे पूछा, अंडस्को, सांझ क्या हुआ है, क्यों डर रही हो। वही सांझ तो उस आदमी को देखकर और ज्यादा घबराने लगी, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, कुछ ऐसा जो याद नहीं करना चाहती, कुछ ऐसा जो उसके दिमाग में कहीं छुप गया था। लेकिन उस आदमी को देखकर सांझ के दिमाग में वह बात फिर से उठने लगी। तभी शौर्य भी सांझ के पास आया और उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, अंडस्को, क्या हुआ। सांझ, हाँ, डर क्यों रही हो। सांझ, क्या हुआ। सांझ को ऐसे डरते हुए देखकर शौर्य को भी डर लगने लगा। शौर्य को लगा कि कहीं सांझ पहले की तरह ही पागल ना हो जाए। शौर्य की दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। बेशक शौर्य सांझ से प्यार नहीं करता था, लेकिन इस वक्त सांझ को देखकर उसे भी बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। अचानक ही शौर्य ने सांझ को गले लगा लिया और उसकी कमर को रब करता हुआ बोला, अंडस्को, सांझ, रिलैक्स हो जाओ। क्या हुआ है, क्यों डर रही हो। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, शांत हो जो। सांझ, शौर्य अपनी बात बोलता हुआ कंटिन्यू सांझ की कमर को रब कर रहा था। वही सांझ तो डर के मारे लंबी लंबी सांस ले रही थी। सांझ ने फिर शौर्य की तरफ देखा और उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडस्को, शौर्य, ये वही है। ये सुनते ही वहां खड़े सारे फैमिली मेंबर सांझ को देखने लगे। शिवाय भी अब सांझ के पास आया और बोला, अंडस्को, कौन है ये आदमी, बताओ, क्या किया इस आदमी ने। बोलो सांझ, क्या किया इसने। सांझ अपने डर को कंट्रोल करती हुई बोली, अंडस्को, इसने एक्सीडेंट किया था, सबको इसने मारा, दी को भी इसी ने मारा, मेरे सिर में भी इसी ने मारा। इसके साथ एक आदमी और था, मैं उसे नहीं जानती। वह आदमी इस आदमी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। इस आदमी ने जबरदस्ती दी की गाड़ी में टक्कर मारी। फिर उस आदमी ने फोन पर कहा कि सारा इल्जाम शौर्य पर लगा दो तो दोनों फैमिली में दुश्मनी हो जाएगी। फ्लैशबैक, पूरी रघुवंशी फैमिली गाड़ी में बैठी हुई थी। शिवाय के पेरेंट्स, विराज के पेरेंट्स और दिव्यांश की रिया, दिव्यांश के बड़े चाचू गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। सब खुश थे। सब रिया को मंदिर ले जाकर थोड़ी पूजा पाठ करवाना चाहते थे। सब खुशी खुशी मंदिर गए। सबने अच्छे से पूजा पाठ की। फिर सब वापस से मेंशन आने लगे, लेकिन रास्ते में अंधेरा हो गया। धीरे धीरे बारिश भी आने लगी। वह सड़क सुनसान थी और गाड़ी में बैठे हुए लोग आपस में खुश होकर बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आज उन सब का आखिरी दिन है। शिवाय की माँ तो बस इसी में खुश थी कि दिव्यांश ने फिर शादी के लिए हाँ कह दी और उसे रिया पसंद भी बहुत थी। तभी रिया का फोन वाइब्रेट हुआ। रिया ने फोन चेक किया तो उसमें सांझ का मैसेज था। रिया ने सांझ को रिप्लाई करते हुए कहा, अंडस्को, तुम फिक्र मत करो, हम घर के पास वाले रोड पर ही है, थोड़ी देर में मैं घर वापस आ जाऊंगी। सांझ ने भी मैसेज रीड किया और ओके लिखकर भेज दिया। सांझ को भी नहीं पता था कि ये बात उसकी और उसकी दी की आखिरी बात होगी। तभी उनकी गाड़ी में किसी ट्रक ड्राइवर ने तेजी से टक्कर मार दी।
गाड़ी में बैठे हुए लोग एकदम से डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ट्रक वाले ने टक्कर क्यों मारी और तभी एक और टक्कर ट्रक वाले ने मार दी। शिवाय के पापा ने आगे पीछे देखा तो वहां कोई बॉडीगार्ड नहीं था। किसी भी बॉडीगार्ड की गाड़ी ना तो आगे थी और ना ही पीछे, जबकि जब वह मेंशन से चले थे तो एक गाड़ी उनके आगे चल रही थी और एक गाड़ी उनके पीछे, लेकिन इस वक्त कोई भी वहां नहीं था। शिवाय के पापा ये सब सोच ही रहे थे, तभी ट्रक ड्राइवर ने एक और टक्कर उस गाड़ी को मार दी और वह गाड़ी खंभे से जा लगी। वो ट्रक ड्राइवर तब तक गाड़ी में टक्कर मारता रहा जब तक गाड़ी में बैठे हुए लोग मौत की नींद नहीं सो गए। CH-290 सांझ शौर्य की गलती नहीं है। उस ट्रक ड्राइवर ने ही पांचों को मौत दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ सांझ अपनी बहन का इंतजार करते करते थक गई। उसकी बहन ने उसे 10 मिनट में आने के लिए कहा था, लेकिन उसे आधा घंटा हो गया था, इसीलिए सांझ ने सोचा क्यों ना रोड पर ही जाकर देख लेती हूँ। सांझ रोड पर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने रघुवंशी मेंशन की गाड़ी को पूरे तरीके से कुचला हुआ देखा। सांझ के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। वह कुछ सेकंड तक उस अंधेरी काली बरसात रात में खड़ी रही, गाड़ी को देखते रही। उसके दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आने लगे। फिर उसने खुद को कंट्रोल किया और हिम्मत करते हुए गाड़ी के पास गई। उसने जैसे ही गाड़ी का गेट खोला, रिया सांझ के ऊपर गिर गई। रिया को देखकर सांझ की चीख निकल गई और तभी उसने महसूस किया कि रिया सांस से ले रही है, लेकिन जब उसकी नज़र रिया के पैर के पास गई तो सांझ की सांस ही रुक गई। सांझ ने देखा गाड़ी दबने से रिया के दोनों पैर बुरी तरीके से पिचक गए हैं। उसके पैरों से बहुत ज्यादा खून आ रहा है। सांझ ने गाड़ी में अंदर नजर घुमाई तो गाड़ी के अंदर का नजारा देखकर सांझ डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में से पानी भी नहीं आ रहा था। उसका डर उसके अंदर ही बैठा रहा। वह चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। मदद के लिए किसी को बुलाना चाहती थी लेकिन बुला नहीं पाई। वहीं उसने देखा तो रिया की कुछ कुछ सांसें चल रही थी और तो फिर रिया ने हल्की सी आंख खोलकर अपना एक हाथ सांझ के गाल पर लगाया और बोली, अंडरस्को, सांझ शौर्य की गलती नहीं है, सांझ शौर्य की गलती नहीं है, सांझ शौर्य की, सांझ शौर्य की। सांझ तो कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी और तभी किसी ने पीछे से सांझ के ऊपर रोड से वार किया और सांझ भी सड़क पर गिर पड़ी। सांझ के सिर से खून आ रहा था। सांझ की आंखें कभी खुल रही थी कभी बंद हो रही थी और तभी उसने अपने सामने दो आदमियों को बात करते हुए सुना। सांझ उन दोनों आदमी को देख रही थी। उसमें से उसने एक आदमी को पहचान लिया जिसने शिवाय पर अटैक किया था। वही दूसरे आदमी को सांझ ठीक से देखा नहीं पाई। वह दोनों आदमी बात कर रहे थे और तभी पहले आदमी ने कहा, अंडरस्को, राणा साहब क्या करना है? इस लड़की को जान से मार दूं। राणा साहब ने कहा, अंडरस्को, रहने दो, वैसे भी ये अबला नारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। रणविजय सिंह राणा ने उस आदमी को देखकर कहा, अंडरस्को, जितनी जल्दी हो सके राजस्थान छोड़ दो। जब मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा तो आ जाना, लेकिन फिलहाल तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए हैं। अपनी शक राजस्थान में मत दिखाना। तो उस आदमी ने हंसकर कहा, अंडरस्को, और ये एक्सीडेंट, जब इसकी छानबीन होगी तब तो पता चल ही जाएगा कि एक्सीडेंट मैंने किया है। रणधीर सिंह राणा ने एक जीत भरी मुस्कान के साथ कहा, अंडरस्को, इस सब का इल्जाम मैं शौर्य पर लगा दूंगा। वैसे भी वह मेरे उंगली की कठपुतली बनकर रह गया है। मैं चाहूं तब उससे कुछ भी करवा सकता हूं। वह खुशी खुशी इस एक्सीडेंट का इल्जाम अपने सिर पर ले लेगा और उसके गले से आवाज भी नहीं निकलेगी। अगले ही पल रणधीर सिंह राणा जोर जोर से हंसने लगा और फिर थोड़ी देर बाद अपने हंसी रोकता हुआ बोला, अंडरस्को, फिर मैं सबके सामने शौर्य को बचा लूंगा और दुनिया के सामने महान बन जाऊंगा। सबको यही लगेगा कि मैंने शौर्य को बचा लिया, लेकिन किसी को यकीन नहीं होगा कि उसे फंसाया भी मैंने ही था। उस आदमी ने कहा, अंडरस्को, लेकिन आप उसे बचाएंगे क्यों? रणधीर सिंह राणा ने कहा, अंडरस्को, क्योंकि वह मेरा तुरुप का इक्का है। मैं उसे जब चाहूं जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता हूं। अगर वह जेल चला गया तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, क्योंकि उसे अभी अपनी बहन के साइन प्रॉपर्टी के पेपर पर करवाने हैं। तभी तो आर्या की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। मैं शौर्य को कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन शौर्य हमेशा के लिए शिवाय का दुश्मन जरूर बन जाएगा। इतना कहकर रणधीर सिंह राणा फिर से हंसने लगा। वही सांझ बेहोशी की हालत में लेटी हुई सब सुन रही थी और फिर अचानक ही उसकी आंखें बंद हो गई। रणधीर सिंह राणा और वह आदमी वहां से चले गए। उन्हें लगा कि शायद कभी भी उनके किए की सजा उन्हें नहीं मिलेगी, लेकिन वह भूल गए थे उन्होंने सोए हुए शेर को छेड़ दिया था और अब ये शिवाय नाम का शेर उन्हें सांस भी नहीं लेने देगा।
थोड़ी देर में वहां पुलिस आ गई। पुलिस ने सांझ के नर्व्स चेक की तो सांझ की सांसें चल रही थी। पुलिस ने सांझ को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। करीब 1 हफ्ते बाद सांझ को होश आया, लेकिन जब होश आया तब वह अपने होश गंवा चुकी थी। उसे नहीं पता था वह कौन है। बस उसके जहन में कुछ शब्द रह गए जो उसने आखिरी बार रिया के मुंह से सुने थे, सांझ शौर्य की, सांझ शौर्य की। कुछ दिनों बाद उसे वहां से मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, लेकिन किस्मत ने सांझ का थोड़ा सा साथ दिया और सांझ शौर्य की पनाह में आ गई। फ्लैशबैक एंड। सांझ के मुंह से ये सब सुनकर सब हैरान थे। सांझ को अब रोना आ रहा था। सांझ फूट फूट कर शौर्य के गले लगकर रोने लगी। वही शौर्य की आंखों में भी आंसू थे। शौर्य ने अपने ऊपर वो इल्जाम लिया था जो गुनाह उसने किया ही नहीं, लेकिन रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को इतनी बुरी तरीके से फंसाया था कि शौर्य कुछ कर नहीं पाया। रणविजय सिंह राणा ने शौर्य को साफ साफ धमकी दी थी अंडरस्को कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो किसी भी वक्त दृष्टि और आर्या को मरवा देगा। और जहां तक शौर्य रणविजय सिंह राणा को जानता था, वह सच में उसकी दोनों बहनों को मरवा देता। इसीलिए शौर्य ने कितना बड़ा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया और वही शिवाय ने शौर्य से दुश्मनी निकालने के चक्कर में शौर्य, आर्या, दृष्टि तीनों को जी भर कर परेशान किया। इस वक्त सब इमोशनल हो गए थे। दिव्यांश और शिवाय की आंखों में भी पानी था। हर्षवर्धन का गला भी भर आया था। रूही भी राजवीर के गले लगकर भी बिलख रही थी। वहां खड़ा हर एक शख्स आंखों में पानी लिए खड़ा था। शिवाय ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और शिवाय की आंखों में ठहरा पानी गाल पर लुढ़क गया और अगले ही पल उसने बॉडीगार्ड से गन ली और उस आदमी के मुंह में डाल दी। डन। राउडी ब्रदर का राउडी इश्क मेरी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, रीड कर लेना। ध्वनि की मार से बचने के लिए विक्की गाड़ी से उतर गया। फिर उसने काका को देखकर कहा, अंडरस्को काका जी बाहर चलिए, मैं आपको बाहर टिप्स देता हूँ, नहीं तो अंदर तो मेरी ध्वनि दी मुझे मार मार कर मेरा कुत्ता बना देगी। काका जी ने एक बार मुड़कर ध्वनि को देखा और फिर हंसकर वो भी गाड़ी से उतर गया। ध्वनि जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी, लेकिन उसका दुपट्टा वरदान की घड़ी में उलझ गया। ध्वनि जैसे ही गाड़ी से निकलकर गेट बंद करने लगी, उसने महसूस किया कि उसका दुपट्टा कहीं उलझ गया। ध्वनि ने पलटकर देखा तो वरदान अपनी घड़ी से ध्वनि का दुपट्टा सुझाने की कोशिश कर रहा था। वही गाड़ी से थोड़ी दूर काका और विक्की बात कर रहे थे। वरदान ध्वनि का दुपट्टा सुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ध्वनि का दुपट्टा तो जैसे वरदान और ध्वनि को मिलवाने आया था। ध्वनि भी अपने दुपट्टे और वरदान की घड़ी को देख रही थी। फिर उसने इशारों में वरदान को रुकने के लिए कहा। वरदान के हाथ रुक गए। ध्वनि फिर अपने दुपट्टे को सुझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन ध्वनि से भी दुपट्टा सुलझाया नहीं गया। वही वरदान तो ध्वनि के चेहरे को ही देख रहा था और ध्वनि का ध्यान अपना दुपट्टा सुझाने में था। और तभी वरदान ने बिना सोचे समझे एक हाथ बढ़ाया और ध्वनि के चेहरे पर आए हुए बालों को पीछे कर दिया।